हम कुछ बात करेंगे एक्सेल के हवाले से। एक्सेल के अंदर हमारे पास मैंने एक फाइल ओपन की, ऑर्डर्स के नाम से मेरे पास फाइल है, जिसके अंदर 4 कॉलम्स हैं, ऑर्डर, रीजन, एज और टोटल्स है। नॉर्मली जब हम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक प्रिडिक्शन है कि हम किसी डेटा की प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं कि क्या प्रिडिक्शन जो है वो आएगी और टोटल प्रॉफिट हमारा कितना बनेगा, और वो हम रिग्रेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो वही काम को हम लेते हुए चलेंगे अपनी अगली मीटिंग्स के अंदर भी कि किस तरह से प्रिडिक्शंस हो सकती हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम्स है मशीन लर्निंग के जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास लीनियर रिग्रेशन आ जाती है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ जाती है, डिसीजन ट्रीज आ जाते हैं, डिफरेंट पर्पस के डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं, डिफरेंट डेटा टाइप के हिसाब से हम जो है वो एल्गोरिदम को यूज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं एक्सेल के अंदर आपको मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा सकूं कि मशीन लर्निंग के अंदर किस एक्सेल के अंदर हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स को जो कि लीनियर है उसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर है तो वो हम एक्सेल में कैसे परफॉर्म करेंगे। डिसीजन ट्रीज अगर हमें बनाने हो तो वो हम कैसे बनाएंगे। रैंडम फॉरेस्ट का अगर हमें कोई अप्लाई करना तो कैसे करेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी एल्गोरिदम्स है, लाइक अगर मैं बात करता हूँ टेक्स्ट माइनिंग की, तो टेक्स्ट माइनिंग का एल्गोरिदम हम एक्सेल में कैसे करेंगे विदाउट एनी टूल, विदाउट एनी एड ऑन्स, लाइक बेसिक एक्सेल के कोर टूल्स को लेते हुए हम काम कैसे करेंगे। ऑलमोस्ट करीबन 8 या 10 एल्गोरिदम्स हैं जिनमें मैं एक्सेल के अंदर काम कर चुका हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप वो तमाम चीजें आप लोगों को करवा सकूं ताकि आप लोगों को उनका बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि जब आप कभी टूल या कोई लैंग्वेज यूज करें तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें। जब हम एक्सेल की बात करते हैं और उसके अंदर हम कोई प्रिडिक्शन करना चाहते हैं, तो प्रिडिक्शन करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो हमारे पास होती है हमारे डेटा की जो है वो इंफॉर्मेशन की। हमारे पास डेटा किस किस्म का है, जिसको हम एक्चुअली कहते हैं डेटा की एक्सप्लोरेशन। ठीक है ना। जो पहला स्टेप होता है हमारे पास वो होता है फर्स्ट स्टेप, वो होता है उसकी डेटा की एक्सप्लोरेशन, कि हम डेटा को एक्सप्लोर कैसे करेंगे। अच्छा, एक्सप्लोर करने की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं कि हमारे पास डेटा की टाइप क्या है, डेटा टाइप हमारे पास कौन सी है, क्या हमारे पास प्रॉपर डेटा टाइप मौजूद है या नहीं है, हम जो आंसर या आउटपुट लाना चाह रहे हैं वो किस फॉर्म में आएगा, और उसके लिए हमें किस किस्म का डेटा की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम लीनियर रिग्रेशन करने चाह रहे हैं तो लीनियर रिग्रेशन में जरूरी है कि आपके पास डेटा जो मौजूद हो वो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में हो। अगर वो न्यूमेरिकल में नहीं है तो इसका मतलब है कि आप रिग्रेशन उस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। आप उसके अंदर देखते हैं मिसिंग वैल्यूज को, कि आपके डेटा में कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है। आप देखते हो उसके अंदर आउटलेयर्स को, कि आपके डेटा में कोई आउटलेयर तो नहीं है। अगर आउटलेयर मौजूद है, मिसिंग डेटा मौजूद है, तो आप किस तरह से उसको इंप्यूट करते हैं, क्योंकि अगर आपके डेटा में मिसिंग वैल्यूज मौजूद हैं या अगर आपके डेटा में आउटलेयर्स मौजूद हैं तो वो आपके रिग्रेशन को, आपकी प्रिडिक्शन को जो है वो खराब कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर डेटा में बायसनेस आ जाती है। इसी तरह इसमें एक और चीज जो डेटा की देखी जाती है वो देखते हैं डेटा की शेप क्या है। जब मैं डेटा की शेप की बात करता हूँ दैट्स मीन मैं बात कर रहा हूँ डेटा की नॉर्मलाइजेशन की, कि डेटा नॉर्मलाइजेशन किस तरह से है। क्या डेटा नॉर्मल है या नहीं है, क्या उसके अंदर कोई स्क्यूनेस तो नहीं है। अगर स्क्यूनेस है तो मेरे पास बहुत इश्यू आ सकता है, क्योंकि स्क्यूड अगर डेटा होगा तो वो बायसनेस की तरफ चला जाएगा और मेरी प्रेडिक्शन कभी भी सही नहीं होगी। तो एक्सप्लोरेशन में हम इन चीजों को देखते हैं। जब हम एक्सप्लोरेशन की बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मली हमारे पास यही चीजें आती हैं, और इनको देखने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। लाइक हम टेबल्स की फॉर्म में डेटा को देख रहे हो, फिल्टर करके देख रहे होते हैं, हम डेटा की समरीज बनाकर देख रहे होते हैं, हम डेटा के चार्ट्स वगैरह को विजुलाइज करके देख रहे होते हैं और उसमें से चीजों को निकाल रहे होते हैं कि हमारे पास डेटा में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। अगर है तो उसको किस तरह से सॉल्व आउट किया जा सकता है। लाइक अगर डेटा स्क्यूड है तो उसको किस तरह से नॉर्मल किया जाए, या अगर नॉर्मल नहीं कर सकते तो उस पर कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई किया जाए कि हमारी प्रोडिक्शन सही आ सके। अगर डेटा के अंदर आउटलेयर्स मौजूद है तो किस तरह से उसको रिप्लेस किया जाए। अगर डेटा में हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यूज है तो उसको किस तरह से हम इंप्यूट कर सकते हैं। आइदर मिसिंग वैल्यूज को या आउटलेयर डेटा को रिप्लेस करना भी है या नहीं करना है, क्या बाकी वो आउटलेयर है या नहीं है। अगर मैं इसको रिप्लेस जो डिलीट कर देता हूं तो मेरे प्रेडिक्शन में क्या फर्क आ सकता है, मेरे डेटा में क्या फर्क आ सकता है, मेरे डेटा साइज का क्या होगा, डेटा का साइज क्या है, वो सारी चीजें आपको एक्चुअली एक्सप्लोर करनी पड़ती है। ठीक है। अच्छा, जब हम एक्सेल में बात करते हैं तो एक्सेल एक्चुअली हमारे पास बहुत लिमिटेड है।
इसमें हम खुलकर वो सारे काम नहीं कर पाते जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू या किसी दूसरे टूल के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है ना? बट इसके कुछ अच्छे टूल्स भी, जिसमें पिवट टेबल एक बहुत अच्छा टूल है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डेटा एनालिसिस के लिए, डेटा की एक्सप्लोरेशन के लिए। और मेरा मानना ये है कि अगर आपको पिवट टेबल बहुत अच्छी तरीके से आता है, तो आप 70% ऑफ टास्क एक्सेल के अंदर रहते हुए 70% ऑफ डेली रूटीन के टास्क परफॉर्म कर सकते हो। उसके अंदर डेटा एक्सप्लोरेशन से लेकर डेटा की समराइज़ेशन और वो सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ तक कि आप डेटा की नॉर्मलाइज़ेशन या डेटा की जो हम कहते हैं कि डेटा नॉर्मलाइज़्ड है या नहीं है, या बायनॉर्मल है, पॉइज़न्स नॉर्मलाइज़ेशन है या नॉर्मल डेटा है। डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली हम बात करते हैं। इट्स नॉट डेटा नॉर्मलाइज़ेशन, इट्स डेटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी, वो हम पिवट टेबल के थ्रू देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे चार्ट्स हैं जिनकी मदद से हम डेटा को बहुत इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अंदर हम चीजों को समझ सकते हैं। हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं और उन फॉर्मूले के थ्रू हम देख सकते हैं। इसके अलावा डेटा के अंदर हमारे पास डेटा टूल्स मौजूद होते हैं जो कि डेटा के अंदर डेटा एनालिसिस का एक जो है वो मौजूद है इसको। अच्छा, जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये डेटा एनालिसिस आपके पास नहीं आता। उसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है जो है वो कहाँ पर गया मेरे पास ऑप्शंस में। ऑप्शंस के अंदर मेरे पास होता है यहाँ पर एडिंस। एडिंस के अंदर मेरे पास एक्सेल एडिंस में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास होता है एनालिसिस टूल पैक। एक ये टूल आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपके बड़े काम आएगा एनालिसिस के हवाले से, स्टैटिकल चीजों को देखने के हवाले से, स्टैटिकल टेस्ट के लिए। और दूसरा आपको एक और टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, सॉल्वर एडिंस। सॉल्वर एडिंस बड़ा जबरदस्त है एक लीनियर के लिए, जिसको हम यूटिलाइज करेंगे अपनी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स के लिए। जब हम एक्सेल के अंदर रहते हुए मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को यूज कर रहे होंगे तो सॉल्वर हमारे बड़े काम आता है, क्योंकि ये एक्चुअली आपके डेटा की लूपिंग करता है, आइटरेशन परफॉर्म करता है और आइटरेशन की बेस पर आपको डेटा टेस्टिंग या डेटा की जो है ट्रेनिंग में बड़ा काम आता है। तो ये डेटा दो टूल्स आपके पास होना बहुत जरूरी होते हैं। जब आप डेटा एनालिसिस पर्पस में एक्सेल को यूज कर रहे हो तो डेटा की मशीन लर्निंग के हवाले से हम जब बात करें, मशीन लर्निंग पर्पस में जब हम एक्सेल को यूज करते हैं तो ये दो टूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपको कहाँ अवेलेबल होते हैं, फाइल के अंदर, मोर ऑप्शंस में, और उसके अंदर हमारे पास एडेंस के अंदर मैनेज में एक्सेल एडेंस है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास सॉल्वर और एनालिसिस टूल पैक, ये दो चीजें हमारे पास जरूरी है। मैं नॉर्मली इन चार चीजों को इस्तेमाल करता हूँ और अपना काम करता हूँ। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी चीजें जो हम एनालिसिस में यूज करते हैं, जिसमें फिल्टर है, सॉर्ट है, एडवांस फिल्टर है, रिमूव डुप्लीकेट्स हैं। इसके अलावा समटाइम मैं जो है वो पावर क्यूरी का इस्तेमाल करता हूँ जब मैं लार्ज डेटा के साथ खेल रहा होता हूँ और मुझे उसके अंदर कुछ समझ लें कि मैनिपुलेशन करनी होती डेटा की, कुछ नए कॉलम्स बनाने होते हैं, कुछ डिलीट करने होते हैं, कुछ और काम करने होते हैं, तो मैं पावर क्वेरी का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये चार चीजें तो मैंने बताया कि ये चार चीजें आपको आनी चाहिए और एक अच्छे लेवल पे आनी चाहिए ताकि आप अपना डेटा कर सकें। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे डेटा को देखने की। मेरे पास यहाँ पे चार कॉलम्स है और मैं इस पर एक एक्चुअली कुछ देखना चाहता हूँ, एनालिसिस करना चाहता हूँ। इस वक्त मेरे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे पास सिर्फ डेटा मौजूद है। जब भी मैं डेटा के साथ काम करता हूँ, मैं डेटा को एक्सप्लोर करता हूँ, फिर मैं उसमें से आइडिया लगाता हूँ मैं इस डेटा के साथ कर क्या सकता हूँ। लेट्स से मेरे पास एज वाइज टोटल सेल है, रीजन वाइज टोटल सेल है, ऑर्डर नंबर आ रहा है, क्योंकि ये एक यूनिक नंबर है तो ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो इस कॉलम को मैं रिमूव कर सकता हूँ। तो मीन्स मेरे पास डेटा तीन का है। अब मुझे आप तीनों जो तक मेरे साथ मौजूद है यहाँ पे, उमर साहब, फिल्मान साहब और मुबशिर साहब, इन तीन कॉलम के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ? जी, फिर इसमें आप रीजन वाइज सेल्स भी देख सकते हैं, सबसे मैं पहले। यकीनन मैं सेल्स देख सकता हूँ, लेकिन मैं जब बात करता हूँ प्रिडिक्शन के हवाले से, डेटा एनालिसिस के हवाले से, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे वो बिग गोल चाहिए। अभी आप डेटा एनालिसिस के पर्सपेक्टिव, मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में समझे। डेट तो मैं रीजन वाइज सेल्स देखता हूँ, एज वाइज सेल्स देख सकता हूँ, सब कुछ हो सकता है, बट मेरा मेन पर्पस क्या है? सिर्फ सेल्स को देखना क्या? ऑब्जेक्टिव मशीन लर्निंग के उसमें है एक बहुत सिंपल सी चीज, मेरी जो टोटल सेल्स आ रही है, ठीक है ना,
किस रीजन में ज्यादा आ रही है, मुझे कहाँ पे ज्यादा पेनिट्रेशन करनी चाहिए, कौन सा रीजन बेस्ट है। ठीक है, अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि कौन सा बेस्ट है, दैट मीन सबसे पहली चीज आ जाएगी मुझे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, क्या मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन रीजन वाइज सही है या नहीं है। अगर रीजन नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो बेस्ट है, मैं हर रीजन में कर सकता हूँ। लेकिन अगर हर रीजन का डेटा मेरे पास जो है वो नॉर्मलाइज नहीं है, स्क्यूड है, तो कौन सा रीजन मेरा स्क्यूड है, क्या वो एज वाइज है या क्या है, वो सारी चीजें हम देखना चाहते हैं, ताकि हम उसके हिसाब से जो है वो अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना सकें, हम जो है वो उसके ऊपर पेनिट्रेशन कर सकें। अच्छा, सबसे पहली चीज मैं यहाँ पर देखता हूँ मेरी टोटल सेल में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है। मेरे पास एक फंक्शन है मिनिमम का, इक्वल टू मिनिमम, और मैंने यहाँ पर रेंज दे दी, ओह 0.22, ग्रेट। मैक्सिमम क्या है मेरे पास, इक्वल टू मैक्स। मैं जो काम करता हूं, मैं सबसे पहला काम करता हूं मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज और काउंट। ये चार चीजें मैं सबसे पहले परफॉर्म करके देखता हूं, ताकि मुझे मेरे डेटा का थोड़ा सा आइडिया मिल जाए, उस कॉलम का आइडिया मिल जाए जिस कॉलम के ऊपर मुझे काम करना है। क्योंकि मेरी वो है प्रेडिक्शन के रीजन वाइज मुझे प्रेडिक्शन पता चल जाए कि किस रीजन के अंदर कितनी सेल हो सकती है अगले महीने में या अगले साल के अंदर। ठीक है, और उस सेल के अंदर एज का फैक्टर क्या होगा, वो तमाम चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। तो मुझे पता है यहाँ पे चला कि मेरे पास जो मिनिमम सेल्स हो रही है वो कितनी है, $0.22। मैक्सिमम सेल मेरी कितनी है, $938। एवरेज सेल मेरी जो है वो कितनी आ रही है, वो $76। और टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मेरे पास इस वक्त जो है वो कितने हैं इस वक्त, 3000 रिकॉर्ड्स। तो सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पर देख ली। अच्छा, ये मेरे पास सेल्स के हवाले से, तो मैंने बेसिक फार्मूले लगाए और मैंने जो है वो इसको देख लिया कि ये सेल्स के हवाले से। यही काम मैं एज के हिसाब से भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास तीसरा कॉलम जो आ दूसरा कॉलम जो आ रहा है वो है एज का, लेकिन नंबर्स के अंदर है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। इक्वल टू मिन किया मैंने, मिनिमम मेरे पास 21 एज आ रही है, मैक्सिमम एज मेरे पास क्या आ रही है, 50 आ रही है। एवरेज एज मेरे पास क्या है, एवरेज एज मेरे पास 35 की आ रही है। टोटल ट्रांजेक्शन तो मुझे मालूम है, इस वक्त काउंट करके मैं चला के देखूंगा और मेरे पास आगे 3000। अच्छा, ये मैंने फॉर्मूला किया, इससे मैंने क्या चीज अचीव की, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने यहाँ पे मिन मैक्स कर दिया, मैंने इसे अचीव क्या किया, जल्दी बताएं। सर खामोशी जुर्म है, सर मिन मैक्स से तो आपके पास एक्सट्रीम एक पॉइंट्स आ गए ना कि एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए, लेकिन जी। मैं और मैक्स किया, इससे फायदा क्या हुआ मुझे, मुझे फायदा नहीं बताओ। मतलब इससे आप ये सर फायदा है कि इससे आप अभी टारगेट कर सकते हैं कि मैंने यानी किस एज के बंदों को टारगेट करना है, जिस तरह एवरेज में अगर आप देखें। नो, लेट्स से नो, जी हैदर साहब आप बताएंगे। Assalamu alaikum, sir. Sir, I've just joined. सर डेफिनेटली, बट मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ, मिन और मैक्स मैंने यूज किया एज के अंदर और सेल्स के अंदर। मैंने मिन मैक्स एवरेज और ट्रांजेक्शन को देखा, टोटल 3000 ट्रांजेक्शन है, इससे मैंने अचीव क्या किया है, 3000 transaction. इससे I मैंने think सबसे, range आ गई है सॉरी, कि इस पे कि इस एज पे ही बंदा रहे, रेंज आ गई है। सेम रेंज आ गई। आंसर वो लास्ट वन ने दिया था सलमान ने, कि उस एज पे हम लोग जस्ट फोकस कर सकते हैं मार्केटिंग के लिए। अचीव किए, एक तो मैंने ये देखा मामले थे कि मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि टोटल सेल्स की ट्रांजेक्शन 3000 है, तो एज की भी ट्रांजेक्शन मेरे पास 3000 है, यानी कि कहीं पे भी एज मिसिंग नहीं है। पहली चीज तो मुझे ये पता चल गई। सेकंड चीज, आउटलियर डेटा मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरे पास एज 21 से 50 के अंदर है, ये एक नॉर्मल है, कोई इसमें 100 एज का, 150 एज का या माइनस में या 0 एज का बंदा नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो इससे मुझे आउटलेयर का पता चल गया कि मेरे डेटा के अंदर आउटलेयर नहीं। इसी तरह सेल्स में देखूं, सेल्स में मेरे पास
आ रही है 3000 है, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, एवरेज 476 जा रही है, मिनिमम 0.22 डॉलर आ रही है और 938 मैक्सिमम जा रही है। यहां पर अब सवाल आता है, क्या मेरे पास आउटलेयर है इसके अंदर या नहीं है? यहां पर आउटलेयर हो सकता है क्योंकि 0.22 डॉलर बहुत छोटी वैल्यू आ रही है और 938 जो है वो बड़ी वैल्यू आ रही है, लेकिन इसको फिलहाल हम उस तरह से नहीं देख सकते कि आउटलेयर है या नहीं। आउटलेयर देखने के तरीके डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए हो सकते हैं। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर अब मेरे पास 938 और वो आ रही है, अब मैं इसको एक और अलग तरीके से देखूंगा। कैसे देखूंगा? मेरे पास ये डेटा मौजूद है, मैंने इंसर्ट किया, पिवट टेबल में गया, ओके कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पर की, टोटल सेल्स को रो के अंदर और टोटल सेल्स को मैंने लेके आ गया वॉल्यूम के अंदर और वैल्यू में, और मैंने यहाँ पर कर दिया इसके समराइज वैल्यू बाय काउंट। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मुझे यहाँ पर नजर आती है 0.22 डॉलर की सिर्फ एक ट्रांजेक्शन है, ये सारी एक एक ट्रांजेक्शन जा रही है, ठीक है, ग्रेट। तो मैंने डेटा को देखा तो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पर सेल्स जो आ रही है वो भी यूनिक है, ठीक है ना, डेसिमल पॉइंट में आ रही है, यूनिक है। और एक स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, कहीं पे भी मुझे मल्टीपल ट्रांजेक्शन नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये एक मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास सेल्स अमाउंट आ रही है, ऐसा नहीं है कि किसी में 100 2 टाइम्स आया वो कोई सेल्स 100 की हुई हो। हर सेल अमाउंट एक यूनिक है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैसा है मींस कि क्या मेरे पास प्रोडक्ट बहुत सारी है कि हर एक की प्राइस अलग है, तो एक ही क्वांटिटी में जो है वो एक ही क्वांटिटी में बिकी है। अब डेटा को जब मैंने देखा, मैंने प्राइस को देखा, पिवट टेबल में लाकर उसको रोज में डाला, उसको वैल्यूज में डाला, उसकी काउंटिंग चेक की, तो मुझे यहाँ पर नजर आई कि भाई ये चीज हो रही है। अच्छा, सेकंड चीज, अगर अब मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर ये वाली चीज 0.22 से 85 तक, 100 इज गुड, 85 भी समझ में आती है, लेकिन अगर मैं उसको 938 के पर्सपेक्ट में देखूं तो मुझे 022 से लेकर 85 तक थोड़ी सी डेटा की रेंज गड़बड़ लगती है। और अगर मैं और ज्यादा डिटेल में जाके बात करूं तो 0.22 और 1.38 ये शायद मेरे लिए फैक्टर है कि ये आउटलेयर हो सकती है। अच्छा, इसको अब मैं एक और तरीके से देखता हूं, मैं रीजन को लेकर आता हूं रो के अंदर। अगर मैं यहां पर देखूं तो ईस्ट में मेरे पास जीरो नहीं आ रही, नॉर्थ में मेरे पास ये दोनों चीज आ रही है। नॉर्थ का रीजन ऐसा है जहां पर जो है वो ये दोनों चीजें मेरे पास नजर आ रही है। अच्छा, साउथ में 43 आ रहा है, ठीक है, वेस्ट में 67। अच्छा, अगर अब मैं यहाँ पे बात करूं तो नॉर्थ वो रीजन है जहां पर ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है नॉर्थ रीजन के अंदर कुछ ना कुछ है। अभी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई दूसरा वेरिएबल नहीं जिसकी बेस पर हम डिसीजन दे सके, बट इन अ फर्स्ट फेज हमने डेटा को देखा, उसको एक्सप्लोर किया और उसमें से हमने चीजें निकालना स्टार्ट की कि भाई क्या हमारे पास कोई आउटलेयर थी, नहीं थी भाई। सेल्स के अंदर मैंने देखा, मुझे आउटलेयर नजर आई, ठीक है, 0.22 आउटलेयर हो सकती है क्योंकि मैंने वहां पे देखा, तो मैंने उसके लिए बनाया पिवट टेबल और उसकी बेस पर मैंने ये नजर आया कि अगर मैं रीजन को हटाता हूं तो मेरे पास 0.22 1.38 ये दो आउटलेयर्स में शामिल हो सकती है। कहां पर मौजूद है? मैंने रीजन को डाला, यहां पर ये चीज मौजूद है, यानी कि मुझे एक चीज नजर आती है, अगर यहाँ पर रीजन में जा रही तो ये रीजन का स्पेसिफिक रीजन है, ठीक है ना, और दोनों आउटलेयर इसी के अंदर मौजूद है, इसका मतलब है यहाँ पर कोई चीज हो सकती है, तो ये स्पेसिफिक रीजन है, ये खास रीजन है कोई, इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। अच्छा, ये चीज हो गई। तो आउटलेयर डेटा को मैंने देखा, डेटा टाइप की अब मैं बात करूं तो मेरे पास एज न्यूमेरिक में है, सही है, टोटल सेल्स डेसिमल में परफेक्ट है, ये दोनों मुझे चाहिए, लेकिन रीजन मेरे पास जो है वो टेक्स्ट में। और अगर मुझे रिग्रेशन लगानी है, प्रेडिक्शन करनी है, तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब मैं बात करता हूँ नंबर की, तो हमारे पास उसके लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे और उस पर फिर हमारी डिस्कशन भी चलेगी कि कौन सा तरीका बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पर मैंने फार्मूले लिखे, ग्रेट है, लेकिन ये फार्मूले लिखने पड़े। मैं एक और काम कर सकता हूं, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं, डेटा में जाता हूं, डेटा एनालिसिस के टूल पे जो वो टूल में जाता हूं, और यहां से मैं एक चीज ले लेता हूं शुरू में, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। ओके किया, मैंने कहा आउटपुट रेंज कहां पे चाहिए मुझे डेटा की, यहां पर चाहिए। इनपुट रेंज क्या है, मैंने कहा ये एज है और टोटल सेल है, इन दो कॉलम्स के हवाले से मुझे बताओ, और लेबल जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने कर दिया, और मैंने कहा इसके साथ साथ मुझे इसकी समरी स्टैटिक्स बता दो।
के लार्जेस्ट और के स्मॉलेस्ट भी मुझे बता दो, कॉन्फिडेंस इंटरवल की जरूरत मुझे नहीं है। अच्छा, इसको मैं यहाँ की जगह एक अलग शीट में ले लेता हूँ और न्यू वर्कबुक सॉरी न्यू वर्कशीट ले ली मैंने और ओके कर दिया। जैसे मैंने ओके किया तो मैंने जो मिनिमम मैक्सिमम निकाला था, जो फॉर्मूले लिखे थे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो सारी चीजें मेरे पास आ गई। अगर मैं यहाँ पर शो करूं व्यू अरेंज ऑल वर्टिकल में देखते हैं तो एक चीज है मेरे पास ये डेटा मैंने यहाँ पे निकाला था, जो एवरेज मेरे पास आ रहा है 35.416 आ रहा है एज का, तो यहाँ पर भी वही चीज आ रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह जो सेल्स की एवरेज आ रही थी वो 476 है, वो यहाँ पर आ रही। तो जो मैंने फॉर्मूले के थ्रू किया था, एक्सेल के डेटा एनालिसिस टूल ने मेरे लिए वो सारे काम कर दिए। सिर्फ ना सिर्फ वो कि बिल्कुल उससे ज्यादा कर दी जाए, उसको मुझे स्टैंडर्ड एरर बता दिया। स्टैंडर्ड एरर से मुझे ये पता चल रहा है कि डेटा की पॉइंटिंग एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो हर डेटा पॉइंट में 0.15 का जो है वो एक एरर आ सकता है कि इतना 85% जो है वो करेक्शन है, 15% एरर का चांस मौजूद है, ठीक है ना। इसी तरह मीडियन वैल्यू 35 है, 43 मोड वैल्यू है 43, जो है वो बहुत मरतबा एज है, मेरे पास 43 एज वाले लोग ज्यादा हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन 8.6 से 8.6 का जो है वो वेरिएशन आ रहा है डेटा का, जो हम इसको कहते हैं आपका कि ये मीन से इतना दूर जा रहे हैं, इतना ज्यादा आपका डेटा स्क्वीज्ड है। अच्छा, इसी तरह से आपको यहाँ पर स्क्यूनेस पता चलिए, स्क्यूनेस मुझे माइनस में नजर आ रही है, माइनस में आ रही है लेकिन बहुत कम है, यानी 0.03। तो यानी कि डेटा मुझे एक्चुअली अगर मैं बात करूं एज का, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर भी अगर मैं बात करूं 0.05% का वो आ रहा है स्क्यूनेस, ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मुझे नजर आ रहा है ये, ठीक है ना। बहुत कम स्क्यूनेस इसके अंदर आ रही है, बहुत बड़ी नहीं है। रेंज 29 की एज के अंदर और डेटा की रेंज 938 की है। मिनिमम 21 एज है, मैक्सिमम 50 है। मिनिमम $0.22 है, $938 है। सम इसका बनता है, इसकी जरूरत नहीं होती। काउंट हमने यहाँ पे देख लिए, लार्जेस्ट 50 है, स्मॉलेस्ट 21 है, जो कि हमें यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम पता चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे लार्जेस्ट वन यूं आ रहा है क्योंकि मैंने जब डेटा सॉल्वर किया तो वहां पे मैंने नंबर नहीं बताया था, मैं नंबर बताता तो वो मुझे उसकी वैल्यू भी दिखा रहा हूँ। तो डेटा एनालिसिस टूल से मैंने इजीली यहाँ पे देख लिया और इसके थ्रू मीन मीडियन वैल्यू आपको मिल गई, जिसकी बेस पर आप बता सकते हो कि मीन में और मीडियन में कितना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका डेटा बहुत ज्यादा स्क्यूड नहीं है, क्योंकि अगर मीन और मीडियन दूर होते तो फिर स्क्यूनेस या तो लेफ्ट साइड पे जाती या फिर राइट साइड पे जाती। तो मीडियन और मीन को अगर हम देखते हैं और बहुत करीब तरीन हो, इसका मतलब है कि आपका डेटा एक्चुअली स्क्यूड नहीं है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये 35 और मीन में भी आ रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे डेटा के अंदर बहुत ज्यादा स्क्यूनेस नजर नहीं आई, मैंने पहले ही कहा आपको। तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नजर आ रहा है। तो डेटा एनालिसिस टूल के थ्रू हमने ये काम कर लिया। अच्छा, ये दो वर्कशीटें मैंने एक साथ देखी हैं। उसको देखने का तरीकेकार ये है कि जब आप एक ही वर्कबुक में दो शीटों पे काम करना चाहते हैं एक साथ, तो आप व्यू में जाकर न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो वो उसकी वर्चुअल कॉपी बना लेता है, एंड देन फिर आप अरेंज ऑल करके उसको वर्टिकली देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर आपके पास आ गई। फिर एक शीट यहाँ से सेलेक्ट करें जो आपको देखनी है, दूसरी यहाँ से करें। इसी तरह से आप मल्टीपल शीटों को भी एक साथ देख सकते हैं, और डेटा एनालिसिस करते वक्त आपको ये चीजों की जरूरत पड़ रही होती है। अगर आपकी बड़ी स्क्रीन है तो आप 3-3 4-4 वर्कशीट्स को एक साथ देखकर काम कर सकते हैं, और फॉर्मूले वगैरह लिखने के लिए भी आपको ईजी हो जाता है कि आप डायरेक्टली वहां पे लिखकर रेंज यहाँ से दे दें तो आंसर आपके पास यहाँ पर आएगा। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो आप कोई भी एक शीट क्लोज कर दें तो वो काम सेव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बेसिक स्टैटिक्स देखी फंक्शन के थ्रू, और देन फिर हमने उसको देखा क्या कहते हैं उसको, डेटा टूल्स के थ्रू, डेटा एनालिसिस एनालिसिस, टूलवर्क। ठीक है ना। तो ये चीज आ गई। तो मैंने आपको पहले ही यहाँ पर देखकर एक्चुअली बता दिया किस तरह से होता है। अच्छा, मीडियम और मोड का जो फंक्शन है, एक्चुअली मीडियम का फंक्शन हमारे पास जो है वो यूज होता है इक्वल टू मीडियन, और आपके पास रेंज आ जाती है। मीडियन क्या करता है, आपको सेंटर पॉइंट लेकर आता है कि अगर आपके पास एक्सट्रीम वैल्यू आ रही है कोई सी, तो वो इसके अंदर इम्पैक्ट नहीं करती और वो उसमें से हट जाती है,
तो यहाँ पे मीडियन आ रही है और मीडियन और मीन के दरम्यान यानी एवरेज के दरम्यान ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसका मतलब आपका डेटा ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं, या ऐसे ही बोल रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया, पिवट टेबल बनाया, मैंने टोटल सेल्स को रो में लिया, टोटल सेल्स को वैल्यू में लिया, काउंट किया यहाँ से इसको, और राइट क्लिक करके मैंने जो रो लेवल में उसको ग्रुप किया। मेरे पास 0.22 से था, मैंने 0 से लेकर 940 तक का रखा, और मैंने कहा 940 की बात करूं तो 94 के हिसाब से 10 बिन बना देना चाहिए इसको। तो 94 मैंने वैल्यू यहां पर दे दी, ओके किया, तो इसने यहाँ पर 10 बिन्स बना दिए। अगर अब मैं इस डेटा को देखूं तो ये मुझे ऑलमोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा है। चार्ट बना के देखते हैं, मैंने ऑल्ट F1 कर दिया, ग्रेट, मेरे पास एक चार्ट बनकर आ गया जो कि मुझे बता रहा है कि मेरा डेटा ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं, इसी तरह से देखते हैं कि वो सिमेट्रिकल हो, लेफ्ट और राइट पर सेम चीजें चल रही हो। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये बहुत माइनस से आ रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर होता तो बिल्कुल परफेक्ट होता, बट मैंने कहा कि वो माइनस में था, जो कि हमने यहाँ पे देखा था स्क्यूनेस वगैरह, जो माइनस में जा रही थी थोड़ी सी, -0.03 इसकी, और सेल्स का मैंने इस वक्त बना के देखा तो -0.5, विच इज ये माइनस में है, तो इसका मतलब है लेफ्ट साइड पे आपकी स्क्यूनेस आ रही है, वो नीचे की तरफ जा रही है। अदरवाइज डेटा ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल। अच्छा, इसी तरह से मैं वापस से आता हूं, पिवट टेबल, एज को लिया मैंने, और एज का भी मैंने काउंट ले लिया। अच्छा, ग्रुप बनाते हैं, 21 से आ रहा है, ग्रुप बनाया और 21 से 50 तक है, तो मैं 20 से 50 तक करता हूँ, इसका मतलब है 3 बन गए, तो 10-10 के बना सकता हूँ, या मैं 5-5 के बना लेता हूँ, तो 5-5 के बनेंगे तो करीबन 6 बन गए, तो ज्यादा है। अब मजे की चीज, मैंने Alt F4 किया, ये क्या चक्कर है, जब मैंने सेल्स के साथ किया था तो मेरे पास बिल्कुल आइडेंटिकल बन रहा था, और अगर मैं यहाँ पर देखूं शीट 4 में, तो यहाँ पर स्क्यूनेस 0.003 है, ठीक है ना, यानी कि स्क्यूनेस ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन यहां पर मैं देखता हूं जब, तो मेरे पास तो ये चीज आ रही है, क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, बोले हेलो, आई थिंक जी इट सर, इज काउंट ऑफ एज, तो ये सॉरी काउंट है, ये डिफरेंट मेजर्स हैं, डिफरेंट मेजर्स यूज कर रहे हैं हम लोग। सर, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैंने यहाँ पे टोटल सेल्स का काउंट ही लिया है, और हमेशा जब आप डिस्ट्रीब्यूशन चेक करते हो हिस्टोग्राम के अंदर, जब हिस्टोग्राम बनता है तो वो हमेशा बिन्स में बनता है, बिन्स में आपकी फ्रीक्वेंसी आती है, काउंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्टैटिस्टिक्स का रूल है हाँ ये। सही, डेटा डिफरेंट टाइप के है, एज तो, ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं वही बात कर रहा हूँ, चार्ट के थ्रू देखा नॉर्मली मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, तो, सॉरी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। नॉर्मल, लेकिन जब मैं यहाँ पर इसकी ये स्टैटिक्स देखता हूँ तो मुझे स्क्यूनेस तो इसकी नजर आती ही नहीं है, जब स्क्यूनेस नहीं बट है इसके अंदर तो जो है वेरिएशन वो भी नहीं है कह इसमें लेंगे ज्यादा। distributed है। और अगर मैं यहाँ पे मीन और मीडियन को देखूं तो वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो है कर्टोसिस, कर्टोसिस जा रहा है यस हाँ -1 में, बिल्कुल, फ्लैट है, कर्टोसिस आपको पता है कि फ्लैट है पीक, कर्व। यानी डेटा में आपकी पीक नहीं है, इसका मतलब है कि डेटा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट उसके अंदर पीक नहीं आ रही है, सेंटर में कोई पीक बन नहीं रही है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं ये भी साबित भी कर दूंगा, इसके अंदर कोई वो नहीं है, एक बैक कर्व बनाकर मैं साबित भी कर दूंगा, क्योंकि उसके अंदर आपको डेटा जब होता है तो आपको उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आपके पास डेटा आएगा रियल वर्ल्ड के अंदर, तो वो नॉर्मली आपके पास होता है इसी तरह से, वो कभी भी आपको राउंड कर्व के अंदर, बैक कर्व के अंदर डेटा कभी भी नजर नहीं आता, आप कितना भी रियल वर्ल्ड का डेटा देख लेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन वैल्यूज उसकी ऐसी होती है कि वो कर्व नहीं बनता, तो आपको अगर देखना होता है तो आप उसको एक्चुअली जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करते हो, लॉग्स वगैरह लगाकर काम करते हो। एक्सेल में हमारे पास फंक्शन होता है नॉर्मल डिस्ट का,
इसके थ्रू फिर हम ये काम करते हैं। तो वो उसकी वैल्यू देता है जो उसको बेल कर्व में कन्वर्ट करता है, कि हमें पता चल सके और उसकी यूनिट्स का हमें अंदाजा हो सके। वो हम देखते हैं अभी थोड़ी देर के अंदर कैसे हो सकता है, अगर हमारे पास टाइम होता है। अच्छा, ये चीज तो आ गई, चले, बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो हमने समझा। तो समटाइम जब चार्ट्स आप देखते हैं, चार्ट्स आपसे झूठ भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज तो हो जाती है कि हमें डेटा देखा और हमारे पास डेटा में कुछ इस तरह की चीजें आई, तो बड़ा अजीब सा वो हो गया हमारे पास, अब हम करें क्या। खैर, कोई मसला नहीं है। तो हमने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन की बात की और हमने देखा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन में कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग बिन्स बनाकर, और पिवट टेबल आपको जो है वो बहुत जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है इस काम को करने के लिए। अच्छा, यही चीज अगर मैं डायरेक्ट करना चाहता हूं तो भी मैं कर सकता हूं। मेरे पास यहाँ पर टोटल सेल है, सेलेक्ट किया मैंने इसको, क्योंकि मेरे पास एक्सेल 2019 है, तो वहां पर आपको चार्ट एक मिल जाता है हिस्टोग्राम का। आप हिस्टोग्राम का चार्ट यूज कर सकते हो। हिस्टोग्राम के चार्ट के थ्रू आपको जो है वो उसका जो है वो हिस्टोग्राम बना हुआ मिल जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। इसके अंदर आप फिर इसके एक्सेस की बिन्स वगैरह सेट कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, ताकि आपको डेटा ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके, क्योंकि इसमें बिन्स बहुत ज्यादा है, 20-22 बिन्स हैं, तो समटाइम बहुत ज्यादा बिन्स सही नहीं होते। तो आप इसको चेंज करना चाहते हैं, सेलेक्ट, राइट क्लिक, फॉर्मेट एक्सेस, मैंने कहा नंबर ऑफ बिन्स कितने होने चाहिए, 33 की जगह मैंने कहा नंबर ऑफ बिन्स 10 होने चाहिए। तो अब मैं अगर देखूं 10, तो मेरे पास 10 बिन के हिसाब से मुझे डेटा समझ में आ रहा है। हमने वहां पर शायद 9 बनाए थे, 9.6 बनाए थे, तो 9.6 या 9 भी करके देख सकते हैं हम लोग। मैंने 9 शो कर दिए नंबर ऑफ बिन्स, मैंने कहा 9 बना दो, 9 बनाए, तो ऑलमोस्ट मेरे पास जो बना हुआ आ रहा था पहले चार्ट, वही वाला मेरे पास आ गया डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या हाल है जाजिब भाई? सॉरी, ए, बोले कोई सवाल है उमर? ए, कोई सवाल है? अच्छा, चले आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक फाइल है। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास डेटा इस तरह का आता है तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे पास एक फाइल है बैकअप के नाम से, जिसमें इस तरह की मैंने चीजें बनाई है। अच्छा, अब जरा मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट की आईडीज हैं और स्टूडेंट के नंबर्स हैं और उनके स्कोर्स हैं। मैं जरा इसको बनाकर देखता हूँ, हिस्टोग्राम, इंसर्ट हिस्टोग्राम। तो मेरे पास उसी तरह का बना हुआ है जो मेरे पास अभी एज में आ रहा था। इसको आप कहेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है? हेलो सर, माइक ऑन होने चाहिए आप लोग के, डिस्कशन करनी है हमें यहाँ पर। सर अकॉर्डिंग टू ग्राफ तो नहीं नजर आ रहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। अच्छा, अब मैं चेक कैसे करूंगा? मैं सिंपल से पहले आता हूँ, मैंने कहा इसको सेलेक्ट करके डेटा जो है वो ले लो, क्योंकि डेटा को देखना जरूरी होता है, सिर्फ चार्ट पर रिलाई नहीं कर सकते हो। मैंने कहा न्यू वर्कशीट के अंदर लेकर चले जाओ, समरी स्टैटिक्स, और वही सारी चीजें चल रही हैं। ओके, C1 से लेके जगह नहीं जाऊंगा, मैं ये ले लूंगा, और मैंने कहा लेबल है, ओके कर दिया मैंने, और मेरे पास डेटा आ गया। अब मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर कर्टोसिस 1.16 आ रही है, माइनस में जा रही है, यानी पीक नहीं है। तो मुझे ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, इधर मैं जो देख रहा हूँ, मीडियन को देख रहा हूँ और मैं मीन को देख रहा हूँ, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। इसका मतलब है मेरा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, क्योंकि कर्टोसिस और स्क्यूनेस में मेरे पास बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस। कर्टोसिस तो माइनस में जा रहा है, एंड उसके अंदर पीक, उसका हम्प नहीं बन रहा, बट स्क्यूनेस बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। रेंज भी 57 की है। तो ये स्टैटिक्स का जो डेटा है ना, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब क्योंकि मैंने चार्ट को देखा और उस चार्ट की बेस पर तो मुझे नजर आता है कि डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, जो कि हम बात करते हैं हमेशा से, और वो नजर नहीं आता। तो पता कैसे चलेगा ये चार्ट बनेगा कैसे? और ये चार्ट अगर मैं तो ये बना हुआ इसी डेटा से। उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है? सबसे पहली चीज हमें निकालनी पड़ती है उसकी एवरेज और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन। एवरेज मैंने निकाली और उसको मैंने राउंड कर दिया 0 से, ताकि मेरे पास डेसिमल पॉइंट्स ना है। तो ये मेरे पास उसका मीन निकल के आ गया कि इस डेटा का मेरे पास मीन क्या है, और एज में भी हम उसी तरह से काम करेंगे। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में मेरे पास
P या S दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। नॉर्मली जब हम रियल वर्ल्ड में काम करते हैं तो हम S को यूज करते हैं। S फॉर सैंपल। आपका सेल्स का डेटा या आपके जो कंपनी का जितना भी डेटा होता है वो हमेशा सैंपल कहलाता है, पॉपुलेशन नहीं कहलाता। इस बात को याद रखिएगा। आपकी डेटाबेस में जितना भी डेटा आएगा कंपनीज के अंदर, चाहे वो सेल्स का हो, HR का हो, चाहे वो प्रोडक्शन का हो या किसी भी चीज का हो, वो हमेशा सैंपल कहलाएगा। आपने पूरी डेटाबेस का डेटा निकाल कर रख दिया और उस पर आप काम कर रहे हैं, बट वो हमेशा सैंपल होगा, उस पर स्टैंडर्ड डिवीजन हमेशा सैंपल निकलेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन क्या था, stdef.s, और फिर हमने वहां पर उसकी रेंज दे दी, तो वो हमें उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन बता रहे। दैट्स मीन मुझे ये पता चल रहा है कि स्टैंडर्ड डिवीजन कि मेरा डेटा के अंदर एक्चुअली कितना आप कहेंगे उसको फैला हुआ है, मीन से वो कितना दूर जा रहा है। ठीक है ना। अच्छा, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है ये पता है आप लोगों को? हेलो। इट इज बेसिकली अ स्क्वायर ऑफ वेरिएंस, जिसमें हम लोग क्या नाम है कि ये चेक करते हैं कि मीन से कितना आगे पीछे है डेटा। कितना आगे पीछे, लेकिन क्या पर्पस क्या है इसका, क्या फायदा क्या है? मुझे ये पता करके कि कितना वेरिएंस आ रहा मीन के साथ या डेटा में स्टैंडर्ड कितना में हम लोग ये चेक कर लेते हैं आउटलायर्स, पार्टिकुलरली आउटलायर्स एक तो पता चल जाते हैं, ठीक है। और ये भी चेक हो जाता है कि लाइक डेटा कितना स्प्रेड आउट है। तो स्प्रेड हो गया, मुझे क्या फायदा होगा स्प्रेड अगर हो रहा है और मैं पता करूंगा तो उससे क्या फायदा है मुझे? अगर कम खैर, स्प्रेड होगा तो लाइक क्लोज होगा। और स्टैंडर्ड डिविएशन के पीछे गुजारे हैं मैंने कि इसका पर्पस क्या है, क्योंकि हम फॉर्मूले पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, लेकिन हमें पर्पस नहीं पता होता। जब तक आपको उसके अंदर की चीजें ना पता हो, वो फॉर्मूला आपके किसी काम का नहीं है। डेटा में कितना स्प्रेड है मुझे स्टैंडर्ड डिविएशन पता चल रहा है, लेकिन उस स्प्रेड को जानकर मैं करूंगा क्या, मुझे क्या बेनिफिट है? आपने कहा उससे आउटलेयर पता चल सकते हैं, तो आउटलेयर तो मैं आपको बता रहा हूँ, मीन और मोड और मीन और मीडियन को देखेंगे, वहां से आपको पता चलता है। मेरा मैक्स आप देख लेंगे, आपको उससे भी अंदाजा हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे देखा कि मेरे पास अगर यहाँ पर मीन और वो आ रहा है, ये चीज आ रही है, मैं यहाँ पर देखकर आपको आउटलेयर बता रहा हूँ कि भाई डेटा के अंदर कितना जो है वो डिफरेंस हो सकता है। मीन और मैक्स को देखा और मैंने यहाँ पर उसकी मीडियन को देखा, तो मुझे अंदाजा हो गया स्प्रेड का भी कि मीडियन और मीन आ रहा तो स्प्रेड इतना बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, stdef.s, और ये मेरे पास सेल्स का है, ये मैंने निकाला, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 120 का है। स्प्रेड बहुत बड़ा है। स्प्रेड तो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर की वैल्यू एक्चुअली कितनी फैली हुई है या कितनी क्लोज है, लेकिन उससे मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है? उस स्प्रेड को मैं जानकर करूंगा क्या, उसका पर्पस क्या है स्प्रेड को देखने का? इसका अगर मैं स्प्रेड देखूं तो इसका स्प्रेड बहुत कम आएगा, stdef.s, और ये एज का है, क्योंकि एज की वैल्यू 21 से लेकर 50 तक है, तो इसका स्प्रेड सिर्फ 8 का है। तो इस 8 को मैं एक्चुअली जस्टिफाई क्या करूंगा? एक न्यू मैन है, एक न्यू बाई है, ले मैन है, आपका बॉस है, CEO है, जिसको स्टैट्स मैथ्स वगैरह कुछ आती नहीं है, उसको सिर्फ पैसे गिनना आते हैं। आप उसको बोलेंगे आपके डेटा में 120 का स्प्रेड है, आपके एज के अंदर 8.67 का स्प्रेड है, तो उससे उसको क्या पता चलेगा? क्योंकि जब आप डेटा साइंस में जाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपने डेटा के बारे में इंटरप्रेट करें। जब तक आप वो इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम कितनी अच्छी प्रिडिक्शन दे रहा हो, कोई फायदा नहीं देगा आपको। जी मुबशिर साहब, साउंड ऑफ करके बैठे में। मुबशिर, आवाज आ रही है आपको? जी जवाब दे कोई, क्योंकि ये आपको जो है वो जब यूनिवर्सिटी में आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएंगे, स्टैट्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चले, स्प्रेड से आपको फायदा क्या होता है अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पर बात करूं 120 की, तो मुझे इससे ये बेनिफिट पता चल रहा है कि मेरा डेटा की जो फैलाव है
वो किस तरफ ज्यादा होगा, कितने % डेटा कहां से कहां तक की इनकम मेरे पास लेके जाएगी। क्योंकि जब मैं यहाँ पर डेटा की नॉर्मलाइजेशन देखता हूं, जो कि शायद नीचे थी, कहां थी, यहाँ पर, ठीक है ना, ये स्प्रेड एक्चुअली बता रहा है। क्योंकि स्टैंडर्ड डिविजन ये चीज आ रही है, तो मैं यहाँ बात करूं, मेरा डेटा का जो सेल हुआ है वो 282 से लेकर 658 तक ज्यादा है, 0 से लेकर 188 तक की रेंज कम है। ये स्प्रेड एक्चुअली डिफाइन कर रहा है। तो इस स्प्रेड की वजह से आपको डेविएशन मिलती है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 जहां पे आपका परसेंट ऑफ आता है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन -1 से लेकर +1 तक आपका 68% डेटा होता है। तो 68% डेटा, 68% सेल मेरी जो हो रही है वो 282 से लेकर 658 तक है हो रही है। तो वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन, उसकी बेस पर हम एक्चुअली इस नंबर को हासिल कर पाते हैं। तो स्प्रेड जानकर आप एक्चुअली वो वैल्यूज बता सकते हो कि इतने % ऑफ डेटा इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक के अंदर होगा, इतने % तक का डेटा इस वैल्यू से इस वैल्यू तक के अंदर होगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ना सिर्फ आपको वो रेंज हासिल करने में मदद देता है, बल्कि वो आपके डेटा को स्टैंडर्डाइज करने में मदद देता है। लेट से एक सेल्स का डेटा ये रहा, एक मैं लेकर आता हूं यूएसए के सेल्स का डेटा, एक पाकिस्तान का डेटा, दोनों की वैल्यू में फर्क है, एक पाकिस्तानी रुपीज में और एक यूएस डॉलर में। अब मैं दोनों को कंपेयर करता हूं अगर मंथ वाइज, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा, क्योंकि वहां पर तो मिलियन और बिलियन में डॉलर में सेल हो रही है और पाकिस्तान में तो शायद थाउजेंड में हो रही होगी। या मैं बात करूं कि गूगल की जो सेल है पाकिस्तान की, क्या वो जो है, क्या नाम है, अगर मैं बात करूं पेप्सी को, क्या दोनों की सेल बराबर होगी? नहीं हो सकती। गूगल बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कमा रहा है, पेप्सी को शायद मिलियंस में कमा रहा होगा, वो भी पाकिस्तानी रुपीस में। तो जब इन दोनों को कंपेयर करना होता है, तब स्टैंडर्ड डिविजन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि उस स्टैंडर्ड डिविजन की बेस पर आप अपने डेटा को स्टैंडर्डाइज करते हो, जिसकी बेस पर आप निकालते हो जी स्कोर, और जी स्कोर की बेस पर आप वो दोनों डेटा सेट्स के वो डेटा पॉइंट्स पे एक्चुअली कंपेयर करते हो कि क्या दोनों के जो है वो डेटा में कितना फर्क है, कौन सा बेस्ट है। वो जी स्कोर की बेस पर आप बात करोगे कौन सा मंथ गूगल का अच्छा गया है या फिर पेप्सी का अच्छा गया होगा। तो स्टैंडर्ड डिविजन 3-4 चीजों के लिए काम आता है, और स्टैंडर्ड डिविजन यूज हम करते हैं इसी वजह से, क्योंकि जब आप एल्गोरिथम्स बनाएंगे तो वहां पे हमें डेटा को स्टैंडर्डाइज करना होगा, हमें जी स्कोर्स निकालने होंगे, हमें जो है वो उसकी वेरिएशंस को देखना होगा ताकि हम काम कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये करने के बाद हम करते क्या है, यहाँ पर हम वो वैल्यू निकालते हैं कि थर्ड सेकंड वो क्या होगा। मीन हमारा क्या था 69, हमने मीन लिखा 69, देन फिर हमने कहा फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविजन, और हमने कहा मीन में से जो है वो इस स्टैंडर्ड डिविजन को माइनस कर दो, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविजन की जो वैल्यू बनेगी वो 3। इसी तरह इसमें से हमने कहा सेकंड डिविजन के लिए जो फर्स्ट डिविजन है उसमें से वापस स्टैंडर्ड डिविजन को माइनस कर दो, थर्ड डिविजन के लिए हमारा जो सेकंड डिविजन की वैल्यू है वो माइनस कर दो, और यहां पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविजन के लिए, यहाँ पर फर्स्ट में से सेकंड, तो हमारे पास वो वैल्यू की रेंज आ गई जो हमें बता रही कि फर्स्ट डिविजन में डेटा जो आ रहा है वो 85 जो 53 से लेके 85 तक का डेटा हमारे पास होगा। सेकंड डिविजन जब हम बात करते हैं तो वहां पर 37 से लेकर 101 तक की डेटा की वैल्यू आ रही होगी, थर्ड में 21 से लेकर 117 तक की, और अगर 21 से कोई बिलो डेटा आता है तो उसको हम आउटलेयर में कंसीडर करेंगे। अगर 170 से अबव का कोई डेटा है उसके अंदर तो वो हमारे लिए आउटलेयर का डेटा होगा। अच्छा, इसके बाद क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू एक्चुअली जो है वो इसके अंदर कितनी है, मैंने कहा मिनिमम यहाँ पर आया, मिनिमम मेरे पास 42 आ रही है और मैक्सिमम मैं इसकी बात करूं तो मेरे पास वैल्यू आ रही है मैक्सिमम 99। ओके, लेकिन क्योंकि ये तो मेरे डेटा के अंदर है, मुझे आउटलेयर्स वगैरह और उसके हवाले से डेविएशन का पूरा ये फॉर्मूला बनाना है, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ 1 से, क्योंकि मुझे पता है कि स्कोर मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा, और मैक्सिमम आप जहां तक लेके जाना चाहते हो, जरूरी नहीं कि आपके पास अगर वैल्यू 99 तक तो जाएगी। हम नॉर्मली क्या करते हैं कि 1 से स्टार्ट करते हैं एंड देन यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें से हम 10 या 15 ऊपर रख लेते हैं। लाइक अगर 117 है, 120 तो मैं 130 या 140 तक जा सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वो सीरीज बनाई 1 2 3 करके,
जो कि मैंने यहाँ तक क्या लिया 150 तक ली हुई है। और फिर डेटा को मैंने किया नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, और मैंने कहा उसमें मेरी जो वैल्यू होगी E4 है ना, पहली वैल्यू, अगर किसी का स्कोर 1 है तो उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जो पॉइंट होगा वो मुझे बताओ। तो मैंने कहा 1 है, और इसके बाद मैंने उसको मीन दिया कि मीन को देखो, इसके स्टैंडर्ड डिवीजन को देखो, और मैंने क्यूमुलेटिव का फॉल्स, क्यूमुलेटिव नहीं करना है, हर चीज के सेपरेट पॉइंट्स रहेंगे। तो वो क्या करेगा, इस 1 को मीन से और स्टैंडर्ड से चेक करेगा और उसका एक पॉइंट बनाकर देगा जो कि उसका कहलाएगा इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 1 से लेकर 50 तक का जो है वो क्या कर दिया, एक पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा बना लिया। अब मुझे इसको करना है, सेलेक्ट किया, यहां पर आके मेरे पास ये जो चार्ट है स्कैटर विद स्मूथ लाइंस या पॉइंट्स वगैरह जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। जस्ट क्लिक करेंगे, यहां पर हमारे पास वो पॉइंट बना हुआ आ गया। और मैं अगर अब इस डेटा को देखूं तो ये डेटा मुझे एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड बता रहा है कि मेरा डेटा का हम सही आ रहा है, ये डेटा बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती, जैसे कि स्कोर आ जाता 180, तो वो एक अलग है, तो 180 आता फिर इस तरह की वैल्यू आती तो यहाँ पर एक और हम बनता, दैट्स मीन कि मेरा डेटा जो है वो क्या हो जाता, आपका क्या कहते हैं स्क्यूड होता, तो उसके थ्रू मुझे ये चीज पता चल जाती। अच्छा, तो यहां पर मैंने ये चीज देखी कि मेरा डेटा किस तरह से बन रहा है और किस तरह से मैं जो है वो उस चार्ट को बना सकता हूँ और डेटा को देख सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास चीजें आ गई और 117 तक है, मैं 117 तक लेके जाता हूँ इसको। अदरवाइज आप बोलेंगे सर आपने बहुत ज्यादा ले लिया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ा है, पॉइंट्स 117 तक चले, बट डेटा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, ये वैल्यू थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट यहाँ पर ही बनती। तो इस तरह से हम अपने डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक कर लेते हैं। अच्छा, लेट से अब यहाँ पर आता है 140 की एक वैल्यू आ गई, 144 की वैल्यू आ गई। अब ये डेटा आएगा तो यहाँ पर देख रहे थोड़ा सा कर्व आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से कि आपके पास ये जो वैल्यू आ रही है, अगर मैं सिर्फ ये वाली वैल्यू ले लूं कि यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इनकी वैल्यू मैं ले लूं कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, तो वो यहाँ पर पूरा हम या स्क्यू डेटा करना स्टार्ट हो जाएगा। तो समटाइम जब आप नॉर्मल चार्ट के थ्रू देखते हैं तो वो आपको सही नहीं बताता, तो आप क्या करते हो, डेटा को कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के अंदर। और उसके लिए हमारे पास फंक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हमारे पास एक्स वैल्यू जो कि हमारे पास डमी वैल्यू हमने रखी हुई कि यहाँ से स्टार्ट करना है, वो चीज ये भी मैं 42 से स्टार्ट कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। लेट से अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ इस डेटा, एक्चुअली सर आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हुई। सॉरी क्या हो गई है, स्क्रीन सर स्क्रीन अभी मेरे पास तो नहीं आ रही। पहले मैं वापस से कर देता हूँ शेयर। अब आ सर रही है, डन हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ट बना सकते हो लाइंस के थ्रू, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। अब इस पर आप खेलेंगे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से चीजें आ सकती हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट कम कर देता हूँ, 42 से स्टार्ट करता हूँ, कि मेरा 42 से लेकर 117 तक था, तो डेटा देखिए किस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, 42 से डायरेक्ट स्टार्ट किया, थोड़ा सा मुझे वो करना पड़ेगा, कम पे आना पड़ेगा ताकि मेरे पास वो आ जाए। ठीक है, इसकी पॉइंट वो जा रही है और ये 0 से आपकी चल रही है, तो फॉर्मेट एक्सेस भी मुझे थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। मिनिमम 0 है, 0 की जगह मैंने क्या कर दिया इसको 35 30 करता हूँ। और कहाँ से लिया हुआ मैंने इसको, थर्टी 37 से लिया हुआ है। तो यहाँ पर मुझे इसके एक्सेस ऑप्शन के अंदर जाकर चीजों को जरा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक मेरे पास चल रही है। सॉरी, ये 0 से करता हूँ तो क्या आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है। अच्छा, मुझे डेटा सेट देखना पड़ेगा कि और क्या लिया हुआ उसने, उसके हिसाब से सेट होगा ये। ये आया
1 2 3 अरे अच्छा ये आ रही है, ये मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी, ये 1 2 3 आ रही है, तो इस वजह से मेरे पास वो आ रहा है। खैर, तो इस तरह से हम बेसिकली यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। अच्छा, सेकंड चीज, अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे आउटलेस चेक करनी है और आउटलेस देखनी है, तो आउटलेस देखने का जो फॉर्मूला एक्चुअली वो आपके पास क्या होता है, परसेंटाइल या क्वार्टाइल की बेस पर होता है। तो हमारे पास एक्सेल के अंदर कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम कहते हैं परसेंटाइल और क्वार्टाइल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइल हमारे पास 1 से लेकर 100 तक होता है और क्वार्टाइल हमारे पास होते हैं 4, 1 2 3 और 4। क्वार्टाइल और परसेंटाइल सेम चीज है, फर्क ये क्वार्टाइल में आपके पास 25%, 50%, 75% और 100% होता है। परसेंटाइल में आपके पास 1 से लेकर 100 तक होते हैं। फंक्शन क्या हमारे पास, क्या क्वार्टाइल किया मैंने, आप आईएनसी भी ले सकते हो। एरे आपको चाहिए, एरे मैंने कहा यहां पर है मेरे पास, डेटा की कॉमा, और मैंने कहा कहां पे लिखा हुआ था फंक्शन, मैं शीट 5 पर हूँ। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ जरा आसानी के लिए, इन दोनों को मैं एक नाम दे देता हूँ ताकि मुझे जिंदगी में थोड़ा सा दुख ना मिले। फॉर्मूला क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और टॉप रो करके मैंने नाम दे दिया इसको, और शीट 5 में आके मैंने कहा इक्वल टू क्वार्टाइल कॉमा डेट सॉरी टोटल सेल्स के अंदर से इसका क्वार्टाइल वैल्यू लेकर आ जाए। तो 25 जो है वो 25% पे जो है वो 400 वैल्यू आ रही है, 50% पे आपके पास 479 है, 75% पर आपकी 552 है और 100% आपकी जो है वो वैल्यू आ रही है। तो ये क्वार्टाइल बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परसेंटाइल देखनी है तो इसके लिए हमारे पास परसेंटाइल का फंक्शन मौजूद है। परसेंटाइल में भी हमने कहा सेल्स की निकालनी है, तो टोटल सेल्स का मैंने नाम दिया वो, और फिर यहाँ पर मैं वैल्यू दे दूंगा। अच्छा, ये वैल्यू जो आएगी 0.01 में आएगी, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास ये 0.01 1%, 2 3 इस तरह से चलती चली जाएगी, 0.02 ये 2% हो गया, और फिर इस तरह से मेरे पास आ जाएगी। अब जब मैं परसेंटाइल को लेके जाऊंगा तो ये यहाँ पर मेरे पास हर पर्सन की वैल्यू को बता रहा है कि 1% में मेरे पास 166 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अच्छा मैं इसको परसेंट में देखो, ये 1% है या 10% है, ठीक है, मैं इस मामले में थोड़ा सा 1% है, सही है, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से इसको मैं यहाँ पे बात करूं, अल्टर आई आर करता हूँ, 0% पर परसेंटाइल मैंने किया, डेटा मेरे पास है सेल्स का जो कि टोटल सेल्स का है, कॉमा 0%, 0% में मेरे पास आ रही 0.22। अब मेरा एक सवाल है, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ शीट 1 इसके अंदर कहां पर थी, यहाँ पे 1.38 आ रहे हैं, सही ना। यहाँ पर मेरे पास 1% में 1.38 नहीं आ रहा, क्यों? छोटी वैल्यू 0% में 0.22 है, और मैक्सिमम 1 पे जब मैं जाऊंगा तो वो मुझे इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू दे देगा। 1 का मतलब 100%, 100% में वैल्यू आपको 100 है, लेकिन सेकंड वैल्यू मेरे को 166 दे रहा है 1% के ऊपर, 1.22 नहीं दे रहा, क्यों जी? आई थिंक इट इज अ परसेंट, ये 1% डेटा, ये जब 1% डेटा हो जाता है तब की वैल्यू है वो, नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, वो एब्सोल्यूट नेक्स्ट वैल्यू नहीं है, सेकंड वैल्यू नहीं है। हमेशा रिलेटिव होती है, इसका मतलब है कि 1.22 0.001 इसके अंदर कहीं पर आ रही होगी शायद, यस, देख रहे हैं समथिंग। इस पर कौन सी वैल्यू बन रही है। तो 1.22 0.05 या 06 या समथिंग 0.004 उस जगह पर कोई वैल्यू कर रही होगी, ठीक है। अच्छा, तो परसेंटाइल हम इस तरह निकाल सकते हैं। अब हमें दूसरी चीज निकालनी होती है इंटर क्वार्टाइल। इंटर क्वार्टाइल का क्या तरीकाकार होता है,
ये आपकी जो क्वार्टाइल 3 की वैल्यू है उसको माइनस करें आपके पास क्वार्टाइल 1 के साथ, तो आपके पास इंटर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको हेल्प आउट करती है आउटलेयर्स निकालने में। अच्छा, अगर परसेंटाइल के थ्रू करना है तो हम क्या करते हैं कि परसेंटाइल में हमारे पास जो 75 परसेंटाइल की वैल्यू होती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 75%, इसको मैं परसेंट में कन्वर्ट करता हूँ पहले। 75 परसेंटाइल की जो वैल्यू है वो, और 25% की जो वैल्यू है वो, लेट्स से इसको 25% किया, ये दो, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाली वैल्यू माइनस दिस वन, तो मेरे पास सेम वही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे 75 पर जो आ रही 550 की, तो क्वार्टाइल रेंज आ गई। लोअर साइड की अगर आउटलेयर वैल्यू देखनी है तो हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 1.5 के साथ। सॉरी, एक मिनट में फॉर्मूला भूल गया इसका, थोड़ा सा मैं देख लूं इंटर क्वार्टाइल का, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस मल्टीप्लाई ही करेंगे हम लोग। आउटलेयर का फॉर्मूला देख लेते हम लोग। मैं अक्सर आउटलेयर का फॉर्मूला भूल जाता हूँ, इंटर क्वार्टाइल के साथ क्या करना है। माइनस Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, ये मैं हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब हमें करना क्या है इसका, क्या अगर हमें लोअर साइड में निकालनी है तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है हमारे पास इंटर क्वार्टाइल की, सही है ना, उसको हम क्वार्टाइल 1 की जो वैल्यू आ रही है जो कि ये है, इसमें से माइनस करेंगे किसके साथ, इंटर क्वार्टाइल मल्टीप्लाई बाय 1.5, क्योंकि ये माइनस हो रही है तो ये जो है वो लोअर वैल्यू की साइड पे चली जाएगी। अगर अपर साइड की तरफ करनी है तो आप क्या करेंगे, उसमें Q3 की जो वैल्यू है उसको प्लस करेंगे 1.5 इंटू IQR कौन सा है, ये वाला है, तो मेरे पास 780। अच्छा, मैं ये फॉर्मूला भी देख लूं, सेम चीज है क्वार्टर 1, सही। तो अब इससे ये पता चला कि लोअर साइड का जो मेरा आउटलेयर है वो 172 है, और अपर साइड का जो आउटलेयर है, जो अपर आउटबाउंड है, वो क्या है 780। यानी कि सेल्स के अंदर अगर 172 से जो छोटी वैल्यू है वो सारी की सारी आउटलेयर में कंसीडर की जाएंगी, और जो 780 से अबव की वैल्यू है वो सारी की सारी आउटलेयर में कंसीडर की जाएंगी बेस्ड ऑन दिस डेटा सेट जो कि हमने यहाँ पर देखा है। तो हमें इस IQR फॉर्मूले के थ्रू ये पता चाहिए कि आउटलेयर हम कैसे देख सकते हैं, बट क्या वाकई ये आउटलेयर है या नहीं है, ये एक सवाल है, क्योंकि समटाइम आप अपने डेटा में से आउटलेयर को हटाते नहीं हो, बड़े काम की होती है, क्योंकि आपको लग रहा है वो आउटलेयर है बट वो इम्पैक्ट आ रही है। तो जब आप मॉडल बनाते हो तो आप उसको देखते हो एक्चुअली क्या वाकई वो आउटलेयर में कंसीडर की जाएंगी या नहीं की जाएंगी। अब उसको देखने के तरीके का डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, डेटा आ रहा है, मैंने पिवट टेबल बनाया, मेरे पास टोटल सेल्स आ गई, और रीजन वाइज में लेकर आता हूं, और इधर मैं एक और काम करता हूं, टोटल सेल्स को रीजन के अंदर लेकर। अच्छा, अब मेरे पास जो वैल्यू थी वो क्या थी, 172 और 780। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 172 से बिलो कुछ ये वाली वैल्यू से 5-6 ईस्ट के अंदर है, नॉर्थ के अंदर कुछ 5-6 हैं, साउथ के अंदर वो 5-7 हैं, और वेस्ट के अंदर भी ऑलमोस्ट 5-7। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हर रीजन के अंदर मेरे पास डेटा ऑलमोस्ट 5-7 रिकॉर्ड्स का आ रहा है, तो मैं इसको आउटलेयर कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि चारों रीजन के अंदर आ रही हैं। तो हर रीजन के अंदर अगर ये डेटा है तो ये आउटलेयर एक्चुअली नहीं है। अच्छा, अब इसको हम दूसरे तरीके से चेक कर सकते हैं एज के साथ भी, कि यहाँ पर रीजन में आया, एज के अंदर जाके देखें क्या जो सेल आ रही है वो किसी स्पेसिफिक एज की बेस पर आ रही है, क्या आ रही है।
तो 2024 में वेस्ट में तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, 35 से 39 के अंदर आ रही है। अच्छा, एज फैक्टर में मैं अगर देखूं तो 39 आ रही है, 35 से अबव, यानी कि एज फैक्टर में देखूं तो 35 से अबव दिए, ये आउटलेयर नहीं हो सकती, क्योंकि एक तो चारों एज 35 से अगर एक रीजन में आ रही थी, सेकंड रीजन के अंदर भी 35 से अबव या 30 से अबव के अंदर ही आ रही है, कोई 25 या 20 में नहीं जा रही, कोई बड़ा वो चेंज नहीं है। इसका मतलब है कि ये आउटलेयर एक्चुअली कंसीडर नहीं की जाएंगे, ये आपका डेटा का नॉर्मल पार्ट है और ये चीज हो रही है। चंद एक है किसी सीजन के अंदर, किसी स्पेसिफिक डे के अंदर शायद ये चीज हुई होंगी, ये इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। सीजनैलिटी हो सकती है, बट इस वक्त हमारे पास डेटा नहीं है तो हम इसको सीजनैलिटी का केस नहीं मानेंगे। हम कहेंगे कि ये नॉर्मल रूटीन है, हर रीजन के अंदर होता है और इस एज ग्रुप के अंदर आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये डेटा मेरा आउटलेयर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी है, आउटलेयर कैसे देख सकते हैं, क्या चीज होती है, डेटा को हम कैसे नॉर्मलाइज करके देखते हैं, किस तरह से हम काम कर रहे हो, और यही डेटा एक्सप्लोरेशन का तरीकेकार है। सेकंड चीज, डेटा को देखने का एक और तरीकेकार होता है, जब हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ये दो डेटा सेट है इस वक्त, एज और ये, इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और यहाँ पर हमारे पास स्कैटर चार्ट। बहुत खूब। अगर मैं यहाँ पर डेटा को देखूं, स्विच रो कॉलम करके देखता हूँ, नहीं हो सकता, ठीक है, दो कॉलम हैं, उसको डिलीट करते हैं, इंसर्ट, अगेन मैंने यहाँ पर कहा स्कैटर चार्ट बनाना है, सेलेक्ट डेटा, पहली सीरीज क्या होगी, एक्स वैल्यू के अंदर मैंने कहा एज को ले लो, वाई सीरीज के अंदर मैंने कहा आप जो है वो सेल्स को ले लो। यहाँ पर आ गए और चार्ट मेरा कहाँ पे बना मुझे मालूम नहीं रहा, तो भी मेरे पास वही चीज बनी, क्रिएट मारी, और ऑलमोस्ट अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ रिलेशनशिप नजर आ रही है, बट इस रिलेशनशिप को एग्जैक्टली मैं कन्वे नहीं कर सकता। क्या मैं ये कहूंगा कि अगर एज बढ़ती है तो उसके साथ साथ सेल्स बढ़ती है, बड़ा मुश्किल है कहना। तो हमारे पास एक और चीज होती है कोरिलेशन, जिसकी बेस पर हम चीजों को समझते हैं। उसके हमारे पास फंक्शन है कोरेल का, कोई भी आप वो दे दें, मैंने कहा पहले एज का ले लो और फिर यहाँ पर आ जाते हैं, तो नेगेटिव में 0.05 है, तो इसका मतलब क्या है कि रिलेशनशिप एक्चुअल में है ही नहीं इसकी। जब आपके पास वैल्यू कोरिलेशन की बात करते हैं तो उसमें आपके पास जो वैल्यू बनती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है, ठीक है, या फिर वो -1 तक जाती है। यानी आपकी जो रिलेशनशिप बनेगी वो बनेगी कुछ इस बेस पर कि अगर स्ट्रेट इस तरह डायगोनल में जा रही है 1 है, अगर ये स्ट्रेट है यूं करके तो आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे जो कोरिलेशन मिली यहाँ पर इस वक्त इस डेटा को देखने की वो थी 0.05, 5% की, वो भी नेगेटिव साइड पर। इसका मतलब क्या है कि वो नीचे की तरफ स्लाइटली से यूं करके जा रही है, विच इज नॉट एक्चुअली कोरिलेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन नहीं। अच्छा, कोरिलेशन को देखने का एक और तरीकेकार है हमारे पास, डेटा एनालिसिस टूल के अंदर हम आते हैं, यहाँ पर आपके पास है कोरिलेशन। यहाँ पर हमने कहा इनपुट रेंज कौन सी होगी, मैंने कहा ये दो कॉलम है मेरे पास, लेबर्स फर्स्ट कॉलम में और न्यू वर्कशीट में मैंने बनाया तो दे दो, ओके कर दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो कॉलम थे, दो कॉलम की रिलेशनशिप मुझे डायरेक्टली बता दी 0.05, और 0.05 सही नहीं है। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की बात करें हम लोग तो वो 70 से अबव होनी चाहिए, 0.7 से अबव होनी चाहिए, तो आप कहते हो कि एक अच्छी रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं।
0.8 या उससे above है तो वेरी गुड रिलेशनशिप। इसी तरह माइनस के अंदर -0.7 होती है। रिलेशनशिप आपकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती है और दोनों ही सही होती है। अगर हम पॉजिटिव को लें तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि अगर वेदर हॉट होता है, मेरा बिजनेस कोई आइस का, तो जितना ज्यादा वेदर हॉट होता है तो उतनी ज्यादा सेल्स बढ़ती है। दैट्स मीन ये पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं ये बात करता हूं कि मौसम जितना ठंडा होता है उतनी ज्यादा मेरे पास चाय बन जो ज्यादा होती है, सही है ना। यानी कि मेरा मौसम का वेदर का जो होगा माइनस में जा रहा है और मेरी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन है कि जब आपकी सेल्स बढ़ती है तो आपकी जो है वो वेदर की कंडीशंस जरा सी डाउन साइड पे जाती है, तो वो नेगेटिव रिलेशनशिप कहलाती है। बट दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव पॉजिटिव का यहाँ पर आप देखते हो, तो इन चीजों को देखना होता है आपको। तो अगर मैं बात करता हूँ अब इस बेस पर कि अगर मुझे इस पर प्रेडिक्शन निकालनी है तो क्या मैं एज की बेस पर प्रेडिक्शन निकाल सकता हूँ? जी सर, जवाब नहीं आ रहा। हेलो Sir, age with respect to which factor? सर, मैंने अभी Age एज के with साथ इसकी respect to sales. कोरिलेशन निकाली, क्या मैं इस एज की बेस पर सेल्स की प्रेडिक्शन निकाल सकता हूँ? Yes, sir. Because जी, both are numeric. Both are numeric. न्यूमेरिक का तो Numeric है, continuous है. व्हाट सर, लेकिन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन ही नहीं है। जब कोई कोरिलेशन ही नहीं है तो आप प्रेडिक्ट क्या हाँ करेंगे? बिल्कुल, हाँ अभी देखी है ना। हाँ हमने अभी तो देखी है। मैंने 0.05 आ रही थी। -0.05 विच इज नॉट, तो रिलेशनशिप जब हाँ है ही बिल्कुल, नहीं, है ही कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने कहा ना, डेटा को एक्सप्लोर करना होता है। समटाइम आप चार्ट के थ्रू देखते हो, समटाइम आप फॉर्मूले के थ्रू। जब नहीं है तो ये एज का कॉलम हो या ना हो मेरे लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखता, क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं है। अब सेकंड Yes. इम्पैक्शन मेरे पास रीजन की बेस पर है। अच्छा, अब ये कैसे हो सकता है, चलो इसको जरा देखते हैं, इसकी कोरिलेशन भी निकाल के देखेंगे भी हम लोग और फिर उस पर बात करेंगे। मैंने कहा यहाँ पर रीजन आईडी करता हूं मैं। मैंने कहा साउथ, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। साउथ को 1 2 2 3 4। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, ये डेटा मेरे पास। मैंने कहा इक्वल टू वी लुकअप लगा लो, इसको ढूंढो इस जगह पर, कॉमा 2 में से वैल्यू आएगी और फॉल्स। यहाँ पे मैंने रीजन के नंबर दे दिए, सही है। इसको कॉपी करके मैंने पेज वैल्यू भी कर दिया, तो नंबर आ गए। अच्छा, अब इसकी कोरिलेशन दिखाते हैं। कोरिलेट किया मैंने रीजन आईडी को देखा, कॉमा सेल्स को देख रहा हूं, कोरिलेशन पॉजिटिव आ रही है, बट 0.004 इसकी रिलेशनशिप भी नहीं है। Yes, sir. अच्छा, अब वह सवाल है, मैंने कैटेगरिकल वेरिएबल को मैंने कर दिया है कन्वर्ट नंबर में, और एक ऑर्डिनल नंबर है। क्या ये सही तरीके का है? ऑर्डिनल है, जब हाँ बिल्कुल। नॉमिनल होना चाहिए बिकॉज नंबर है, इनका ऑर्डर नहीं है। साउथ, अच्छा, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ। नहीं, एक चीज याद रखिएगा, कैटेगरिकल वेरिएबल था, मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, बट ये ऑर्डिनल नंबर है। 1 2 3 4। क्या 2 वाला रीजन 1 से ज्यादा डबल है? नहीं है। नो। जब भी कैटेगरिकल वेरिएबल होता है, याद रखिएगा, कभी भी हम उसको इस तरह से ऑर्डिनल वैल्यू में डालेंगे आपका काम सही नहीं होगा। उसके लिए हम करते हैं कि उसके बनाते हैं डमी वेरिएबल्स, और हमेशा डमी वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्या हम वन अलग अलग वेस्ट। बना लेंगे। इसको हम नॉर्मली करते किस तरह से कि इसको मैं ऑर्डर अगर कर दूं, ईस्ट नॉर्थ साउथ वेस्ट, तो ईस्ट को मैं नहीं लूंगा, नॉर्थ को लूंगा, साउथ को लूंगा और वेस्ट को लूंगा, क्योंकि डमी वेरिएबल हमेशा n-1 होते हैं। यानी कि अगर आपके पास 4 वेरिएबल वैल्यूज हैं तो उसमें से एक वैल्यू नहीं आएगी।
तो यहाँ पर मैंने 4 वेरिएबल ले लिया और मैंने क्या कहा, इफ अगर ये वाली वैल्यू बराबर हो इस वाली वैल्यू के, इसका कॉलम एब्सोल्यूट किया, इसका रो एब्सोल्यूट किया मैंने, बराबर हो तो 1 दे दो, वरना दे दो 0, और इसको मैंने कर दिया कॉपी। तो ये साउथ था तो साउथ में आ गया 1। अब मेरे पास 4 वेरिएबल्स आ गए, अब इसकी वैल्यूएशन मेरे पास आ सकती है। अच्छा, अब ये 4 चीजें आ गई, इसको मैं कॉपी कर देता हूं, पेस्ट दिस वैल्यू, और मैं देखता हूं। अब क्योंकि मुझे रीजन की और रीजन आईडी की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, रीजन आईडी को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूं। अच्छा, अब मैं इसका जरा रिलेशनशिप देखना चाह रहा हूं। सेलेक्ट किया इसको, डायरेक्टली बनाते हैं हम डेटा एनालिसिस से, यहाँ पे कोरिलेशन है, ओके किया। रेंज मेरे पास नंबर की आ गई, नॉर्थ साउथ वेस्ट। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ मैं पूरी, सारी सबकी ले ली मैंने उसके साथ और 1 के साथ, ओके कर दिया। तो यहाँ पर आ गई। अगर अब मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर क्योंकि कैटेगरी बनाया, तो अब मुझे पता चल रही है नॉर्थ की सेल्स के साथ कोई नहीं है, 0.7। तो मुझे किसी भी कॉलम की रिलेशनशिप सेल्स के साथ नजर नहीं आ रही। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं, ये प्रिडिक्टेबल वेरिएबल्स है ही नहीं। मैं अगर इनको लेके काम भी करूंगा तो मेरी प्रेडिक्शन सचेस ऐसी खास नहीं होगी। मैं रिग्रेशन अगर लगा के देखना चाहता हूं, मैं बहुत सिंपल सा लगा सकता हूं उस पर रिग्रेशन। उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, ये डेटा मौजूद है, मैं डेटा में आया, डेटा एनालिसिस, और यहां से मैंने ले लिया रिग्रेशन। इनपुट वाई रेंज मेरे पास जो होगी टोटल सेल्स की होगी, और जो मेरे पास ये रेंज है इन चारों की आ जाएगी कि ये मेरे एक्स रेंज है, मल्टीपल प्रेडिक्टर है, लेबल है इनके अंदर। नई वर्कशीट में आपको बताना है, रेजिडुअल्स बता दो मुझे, लाइन फिट प्लॉट भी बता दो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड प्लॉट बता दो, लाइन फिट प्लॉट भी बता दिया, ठीक है। और 94% कॉन्फिडेंस लेवल है, और एक नई शीट है, मुझे उसकी रेगुलेशन बनाकर दे दो। अब मैंने जब इसको चलाया, ओके किया, तो ये हर एक चार्ट बनाकर दिखा दिया इसने, और यहाँ पे चीजें आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं तो कोई भी पी वैल्यू, सिर्फ एज को छोड़कर, क्योंकि इसकी थोड़ी सी निकल के आ रही थी तो वो मुझे नजर आई है, पी वैल्यू 0.005 से बिलो नहीं है, सिर्फ ये बिलो है, लेकिन बहुत कम जा रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कुछ और आएगा। अच्छा, दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उसका आर वैल्यू यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आर स्क्वायर 0.03 है, यानी कि ये उतना जबरदस्त कभी भी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा उस मॉडल को। तो जब आप पी वैल्यू देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ी सी हमें जो माइनस में नजर आई थी 0.09 समथिंग, तो उसकी बेस पर पी वैल्यू तो उसकी 0.5 से बिलो आ गई, बट उसका आर स्क्वायर आपके पास नहीं है, उसका एडजस्टेड आर स्क्वायर 0.002 है, यानी कि ये आपके मॉडल को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकता, इतने एरर्स डेटा पॉइंट्स में आ रहे हैं, वो प्रॉपरली इसको फिट कर ही नहीं पा रहा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजों को हम एक्सेल के अंदर समझ लेते हैं मुख्तलिफ फॉर्मूलेज के थ्रू कि कौन सा हमें जो है वो फंक्शन अप्लाई करना है, कौन सा फंक्शन अप्लाई नहीं करना, किस तरह से हमें अपने कॉलम्स को देखने के क्या वो प्रिडिक्टेबल है या नहीं है, या हमें कुछ और कॉलम्स की जरूरत पड़ सकती है। लाइक अगर मेरे पास सिर्फ यही डेटा है तो ये डेटा मेरे लिए बेकार है, मुझे कुछ और डेटा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसकी बेस पर मेरा मॉडल कभी भी एक अच्छा मॉडल नहीं बनेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस। इस पर कोई सवाल अगर पूछ रहे हैं, हम सेशन ऑफ करते हैं और इस पर फिर हम आगे डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, क्योंकि मैं रोज पढ़ रहा होता हूँ तो नए नए सवाल मैं निकाल रहा होता हूँ। जी सर, कोई सवाल है तो पूछ लें। मुबश्शिर, सुलेमान साहब, हैदर साहब, मैंने अपनी कोशिश की कि मैं आपको समझा सकूं एक्सेल के अंदर किस तरह से हम रेगुलेशन कर सकते हैं, किस तरह से डेटा को एनालाइज करते हैं। जी
कोई सवाल? No, not from my side. Not from your side. Okay. सुलेमान साहब आपकी तरफ से, मुबश्शिर साहब। ठीक है, चलो फिर आज सेशन को ऑफ करते हैं। अपने सवाल हो तो ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा। मेरा नंबर आप लोग के पास आ चुका है शायद, नहीं ये तो लिख, ये मेरा पास था, शीट में लिखा था। नाम मेरा ये रहा, नंबर मेरा ये, आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, किसी भी चीज के हवाले से मैं जो वो अपनी नॉलेज के मुताबिक आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है सर? Thank you, sir. ओके सर, अल्लाह हाफिज। काफी अच्छे Thank you so कॉन्सेप्ट्स much. रिवाइज हो गए हैं मेरे काफी ज्यादा। थैंक यू सर फॉर द मैंने सेशन। इसका कोरिलेशन के मैं इसका कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो मास्टर गए हैं, बाकी सारे। प्रैक्टिकली बात कर सकूं जी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन के लिए ट्राई करेंगे कि बाकी सारे भी आ जाएं। इस सेशन की रिकॉर्डिंग हुई थी? रिकॉर्डिंग की है, मैं सेंड कर दूंगा मैं। हाँ ठीक बिल्कुल, है, बाकियों को भी। आई थिंक रिकॉर्डिंग से बेहतर है कि वी कैन शेयर पिक्चर्स के, मतलब कि लाइक जो फार्मूलाज लिखे थे ना आपने सारे, वो शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, सो मेरा दैट कि बाकियों को जरा उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलनी है कि शेयर कर, अगली दफा सारे के सारे आए। सर मैं फाइल शेयर कर दूंगा पूरी, यस एक्सेल सर। की फाइल सर भेज बस दूंगा। बाकियों को मोटिवेट करते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में जस्ट हम लोग 4 to 5 ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 2 घंटे से मैं बोलता रहूंगा, आप लोग को भी इस पर पार्ट लेना पड़ेगा, डिस्कशन करनी पड़ेगी। आप लोग अपने माइक को ऑफ रखते हैं, इसका मतलब आप डिस्कशन का पार्ट नहीं बनना चाह रहे। अच्छा, माइक ऑफ क्यों रखते हैं हम लोग? आप लोग को लगता है कि इसके साथ बैकग्राउंड में नॉइजिंग आएगी, ऐसा ही है? यस सर, यस Yes, सर, ऐसा ही है? अभी आ रही